जब भी हम मुगल साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो जहन में आलीशान इमारतें, बड़े बड़े किले और शक्तिशाली बादशाहों की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? ताजमहल से लेकर लाल किले तक उनकी बनाई हर चीज आज भी हमारे सामने है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही पूरी कहानी है? हम सब उनकी शान शौकत के बारे में तो जानते हैं, पर कभी सोचा है कि इसकी कीमत क्या थी? तो आइए आज इस सुनहरी तस्वीर के पीछे छिपे कुछ ऐसे सच को जानने की कोशिश करते हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेज असल में क्या कहानी बताते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, साम्राज्य की नींव से। मुगल साम्राज्य को शुरू किया बाबर और उसके बेटे हुमायूं ने। लेकिन क्या उनकी असलियत वैसी ही थी जैसी हमें किताबों में पढ़ाई जाती है? देखिए, बाबर को अक्सर एक महान और दूरदर्शी संस्थापक के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके अपने ही लिखे शब्द, उसकी अपनी आत्मकथा एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। वो असल में भारत को कभी अपना घर मानता ही नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक जीती हुई जमीन थी जहां वो कह सकते हैं कि मजबूरी में रह रहा था। ये किसी और के शब्द नहीं है, ये खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत के लिए उसका नजरिया क्या था। और जाहिर है, जब कोई किसी जगह को अपना समझेगा ही नहीं तो उसकी नीतियां वहां के भले के लिए कैसे हो सकती हैं? अब बाबर के बाद ये विरासत मिली उसके बेटे हुमायूं को। हुमायूं को एक संस्कारी और किताबों से प्यार करने वाले शासक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इस कला प्रेमी वाली छवि के पीछे एक और सच्चाई छिपी है। वो एक बहुत ही कमजोर और अकुशल प्रशासक था जो अफीम के नशे में डूबा रहता था, और अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से उसने अपने पिता का जीता जिताया साम्राज्य लगभग खो ही दिया था। और अब आते हैं मुगल बादशाहों में सबसे मशहूर नाम पर, अकबर। अकबर का राज असल में एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो उसकी कुछ नीतियां बहुत अच्छी थीं, लेकिन दूसरी तरफ भयानक क्रूरता भी थी। पर होता यह है कि ज्यादातर ध्यान बस एक ही पहलू पर दिया जाता है। अकबर महान या अकबर द ग्रेट, ये उपाधि हम सबने सुनी है, पर इस महानता की हकीकत क्या है? अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो पता चलता है कि उसकी नीतियां हमेशा से सहिष्णु नहीं थीं। उसने अपने शुरुआती दौर में जजिया कर यानी गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स वापस लगा दिया था, और उसके फौजी अभियानों में जबरदस्त कत्लेआम भी शामिल था। सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद अकबर की सेना ने शहर के लगभग 30,000 आम और निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये आंकड़ा उस क्रूरता को दिखाता है जो उसके तथाकथित महान प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ चल रही थी। ये वो स्याह सच है जिसे इतिहास के पन्नों से अक्सर मिटा दिया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये महान का खिताब आया कहां से? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। इस टाइटल को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किया ब्रिटिश इतिहासकारों ने। क्यों? ताकि वो मुगलों को एक सिविलाइजिंग पावर की तरह पेश कर सकें और फिर खुद को उनका सही उत्तराधिकारी बताकर भारत पर अपने राज को जायज ठहरा सकें। अकबर की यही मिलीजुली विरासत जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी आगे बढ़ी। ये वो समय था जब मुगल कला और आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंचे। लेकिन इस सारी शानो शौकत की एक बहुत बड़ी मानवीय और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही थी। जहांगीर को कला से बहुत लगाव था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे शराब और अफीम से भी उतना ही लगाव था। उसकी नशे की लत ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि सल्तनत की असली ताकत उसकी पत्नी नूरजहां के साथों में आ गई थी। और इसी दौर में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने का हुक्म दिया गया, जिसने मुगलों और सिखों के बीच कभी न खत्म होने वाले एक दर्दनाक संघर्ष की नींव डाल दी। और फिर आता है शाहजहां का दौर। नाम सुनते ही जहन में आता है ताजमहल, मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी। लेकिन क्या हमें ये पता है कि इस खूबसूरत इमारत की बुनियाद आम जनता पर लगाए गए कमरतोड़ टैक्स और किसानों की गरीबी पर रखी गई थी? ये वही शाहजहां था जिसने सल्तनत हासिल करने के लिए अपने सगे भाइयों तक को मरवा दिया था। और अब हम पहुंचते हैं मुगल कहानी के सबसे अहम और विवादास्पद मोड़ पर, औरंगजेब। अक्सर यह माना जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण औरंगजेब की नीतियां थीं। ये नीतियां कोई अचानक नहीं आईं, बल्कि अपने पुरखों के बनाए आर्थिक और सामाजिक दबाव का ही नतीजा थीं, जिसने साम्राज्य को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। आजकल कुछ लोग औरंगजेब को एक मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझा गया शासक बताने की कोशिश करते हैं, पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कोई गलतफहमी नहीं है। जजिया कर को फिर से लागू करना, मंदिरों को तोड़ने के आदेश देना
और दशकों तक कभी ना खत्म होने वाले युद्ध लड़ना, इन्हीं सब ने मुगल साम्राज्य को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वो फिर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। 50 साल, जरा सोचिए, औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 50 साल लगातार जंग लड़ने में गुजार दिए, खासकर दक्षिण भारत को जीतने की जिद में। इसका नतीजा क्या हुआ? शाही खजाना बिल्कुल खाली हो गया, और जब पैसा नहीं बचा तो साम्राज्य के हर कोने में राजपूत, जाट, मराठा और सिख सब बगावत के लिए उठ खड़े हुए। और औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक इतना बड़ा साम्राज्य इतनी तेजी से बिखरा कि सिर्फ 7 साल के अंदर 4 बादशाह बदल गए। हुकूमत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि नादिर शाह जैसे बाहरी हमलावर ने आकर दिल्ली को बुरी तरह लूटा और मुगलों की बची खुची इज्जत भी खाक में मिला दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सारी बातें, ये सारे तथ्य रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो फिर हमें इतिहास का एक ही पहलू क्यों दिखाया जाता है? आखिर ये कहानियां बदलती क्यों हैं? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसकी शुरुआत की ब्रिटिश इतिहासकारों ने, जिन्होंने अपने शासन को सही ठहराने के लिए मुगलों को महान बताया। फिर आज़ादी के बाद हमारे देश में सामाजिक एकता बनाए रखने के नाम पर स्कूल की किताबों से मुश्किल सच्चाइयों को हटा दिया गया। और आज भी राजनीतिक और धार्मिक वजहों से इतिहास के इन काले अध्यायों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। तो आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इतिहास सिर्फ वो है जो सच में हुआ था, या इतिहास वो कहानी है जिसे ताकतवर लोग अपने फायदे के हिसाब से गढ़ते हैं और हमें सुनाना पसंद करते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।